नमस्कार साथियों। आज है 3 मार्च। आज आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था। साथियों, 3 मार्च को जीके जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे ऑल शिफ्टों में, वो सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज तीनों शिफ्टों में कैसे प्रश्न पूछे गए, कौन से प्रश्न रिपीट हुए, कौन से नए आए। ठीक है, कौन से प्रश्न पिछले प्रश्नों के आधार पर पूछे गए, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ की पॉइंट भी जानेंगे। ठीक है, की पॉइंट पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। इसके आधार पे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बन रहा है। अगर वीडियो आप पिछला देख रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पे आप समझ रहे होंगे कि पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब पहले ही प्रश्न की अगर बात कर ली जाए, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोवियत रूस। सोवियत रूस, यूएसआर। ठीक है। डिटेल में अगर बात की जाए तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ठीक है, वर्तमान में संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर प्रवर्तनीय है। ठीक है, मतलब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनके आधार पर इनको अदालतों में मुकदमा नहीं किया जाता इनके आधार पर। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उनको भी जान लीजिए आप। ये आपको जानना बहुत जरूरी है और क्रम वाइज जानना जरूरी है, कौन सा मौलिक कर्तव्य किस क्रम में आता है। ठीक है, पहले मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संस्थाओं का सम्मान करना है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए लड़े उन आदर्शों को याद रखना और उनका पालन करना है। ठीक है, भारत की एकता, अखंडता और समृद्धता की रक्षा करना है। देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना। धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी भारतीयों के बीच सद्भाव और एकता बढ़ाना। राष्ट्रीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसकी रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना और सुधारना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना। ठीक है, अपने बच्चे या प्रतिपाल को 6 से 14 साल की उम्र में शिक्षा का अवसर देना। ठीक है, जो कि आपका जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 3। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। कई वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस तरह से टोटल है संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। एक मौलिक अधिकार और था 7वां, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। ठीक, अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में रथ यात्रा किस महीने में निकलती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है अभी आज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आषाढ़ मास। उड़ीसा में रथ यात्रा किस महीने में निकलती है? आषाढ़ मास में निकलती है। ठीक है, हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। ठीक है, जगन्नाथ यात्रा कुल 10 दिनों की होती है, जिसके 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ यात्रा का समापन होता है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर में श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान है, जो यात्रा में उनके साथ होते हैं। पुरी में 3 रथों में से खास होता है भगवान जगन्नाथ का रथ। 3 रथ होते हैं जगन्नाथ यात्रा में, 3 रथ होते हैं। पहला रथ जो होता है वो भगवान जगन्नाथ का होता है, उसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे जो रथ होता है वो दूसरा रथ जो होता है भाई बलराम का होता है, जिसे कि ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। और तीसरा रथ जो होता है वो छोटी बहन सुभद्रा का है, उस रथ को जो है दर्प दलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये रथों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है
कि छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्तिक मास। ठीक है, छठ पूजा पे एक क्वेश्चन और बनता है कि छठ पूजा दीपावली के कितने दिन बाद मनाई जाती है? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एमटीएस में पूछा गया है। देखिए, कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। ठीक है, दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है, जो कि 4 दिनों तक चलता है। ठीक है मेरे भाई, अब तो आप समझिए गए दीपावली अमावस्या को मनाते हैं, दीपावली कितने दिन बाद छठ पूजा मनाई जाती है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहली बार मेजबानी करने का मौका मिला। 38वें राष्ट्रीय खेल रजत जयंती वर्ष के दौरान उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किए, मतलब में जो मेन फंक्शन था वो देहरादून में हुआ। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में क्या किया था? 38 राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है भी आपको जानना चाहिए, मनकोम्बू स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, वहीं नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1965 में हरित क्रांति के समय भारत का कृषि मंत्री कौन था? तो श्री सुब्रमण्यम। ठीक है, ये आपको अब ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? अभी जस्ट खत्म हुआ प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ मेला। जी हाँ, कुंभ मेला। ठीक है, ये कब शामिल किया गया? 2017 में। यूनेस्को के द्वारा 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इसको शामिल किया कुंभ मेले को। ठीक है, कुंभ मेले की अगर बात करें तो कुंभ मेला 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 4 स्थान है हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। ठीक है, हर 4 साल में आयोजित होने वाला मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। अगले कुंभ की अगर बात की जाए कि अगला कुंभ कब आयोजित होगा, तो अगला कुंभ 2027 में महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उज्जैन का नंबर है, उज्जैन के बाद फिर प्रयागराज का नंबर आएगा, अर्थ कुंभ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 1960। ठीक है, सीमा सड़क संगठन जिसको बीआरओ बोलते हैं की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सीमा सड़क के महानिदेशक एक लेफ्टिनेंट जनरल बीआरओ के प्रभारी होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की सेवा करने वाली सड़कों का रखरखाव सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय की अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगला प्रश्न है कि भारत से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा। भारत भारत की ये जो है मानक देशांतर रेखा है, जिसे भारतीय मानक समय आईएसटी के लिए आधार माना जाता है। ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से होकर के गुजरती है। ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम मेजरमेंट किया जाता है वो मिर्जापुर से करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संत श्री रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। देखिए, ये क्वेश्चन आया है जिसके आधार पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसके आधार पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? ठीक है, ये है हैदराबाद में। रामानुजम की मूर्ति है, 216 फीट की है। ठीक है, रामानुजम का जन्म जो है 1017 में श्री पेराम्बदूर तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है? भाग 4 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 4 जो को डीपीएसपी कहा जाता है के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि क्या यूसीसी लागू है, नहीं, यूसीसी अभी हर जगह नहीं लागू है। यूसीसी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहले जो है गोवा लागू कर चुका है। गोवा में आजादी से पहले के यूसीसी लागू है पुर्तगाली शासन के दौरान ही। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? प्रोपेन और ब्यूटेन। रसोई गैस एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन,
C3H8 और ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन गैसें हैं। ठीक है, एलपीजी एक गंधहीन होती, फिर से महकती कैसी है? गैस जबली करता महकता है ना, तो ये पता चले कि महकड़ी रिसाव हो रहा है, उसके लिए इसमें एथिल मरकैप्टाइन मिलाया जाता है। ठीक है, एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि एलपीजी मॉडल क्या है? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है एलपीजी। हाँ, एलपीजी मॉडल क्या है? एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो कि भारत में 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत ढांचा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो यह मॉडल 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाया गया था। ठीक है, एलपीजी मॉडल की न्यू 21 जून 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बने थे, उनके द्वारा इसको रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो एथिलीन गैस C2H4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या है? एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके आधार पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसके आधार पर क्वेश्चन ये बन सकता है, जो कि बार बार पूछा जाता है, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? तो घटना थी चौरी चौरा घटना। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, वहीं अगर इतिहास की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था, और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे, संत विनोबा भावे। ठीक है, यह आंदोलन 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, एक स्वैच्छिक जो है भूदान आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? तो सुरसई और मुंडीकाक। ठीक है, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं, सोल्टुगई और मुंडी गाक। सोल्टुगई यह उत्तरी अफगानिस्तान में आक्सस नदी मतलब अमू दरिया के पास स्थित एक व्यापारिक बस्ती थी, जो लैपिस लाजुली खदानों के पास स्थापित की गई थी। वहीं मुंडीगाग भी जो है अफगानिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि रामायण में कितने अध्याय हैं? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, जिनको कि 7 कांड कहा जाता है। ठीक है, तो रामायण में कुल 7 अध्याय हैं, जिन्हें कांड कहा जाता है। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे संस्कृत में लिखा गया है और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अच्छा, रामचरितमानस किसने लिखा है भैया? रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। अच्छा, रामायण के 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। लंका कांड क्या है? यही युद्ध कांड है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1414 से 1421 के बीच दिल्ली का शासक कौन था? तो खिज्र खान इसका राइट आंसर है। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, यह मुल्तान का गवर्नर भी था। अगला प्रश्न है कि पोंगल त्योहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पोंगल त्योहार क्या है? यह सूर्य देवता को समर्पित 4 दिवसीय उत्सव है, जो कि उत्तर दिशा की यात्रा उत्तरायण का प्रतीक है। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा त्योहार है, मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया? खिचड़ी मनाते हैं ना, खिचड़ी के पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार। पोंगल के खिचड़ी के त्योहार के पहले एक दिन पहले पोंगल मनाया जाता है। मतलब पोंगल त्योहार है आमतौर पर 13 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है। खिचड़ी आपकी जो पड़ती है या तो 14-15 को पड़ेगी, या तो 14 को पड़ती है, या 15 को पड़ती है। तो पोंगल एक दिन पहले मनाते हैं, मतलब 13 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है। 4 दिनों का त्योहार होता है। पहले को भोगी पोंगल, दूसरे को थाई पोंगल, तीसरे को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कानून पोंगल बोला जाता है। ठीक है, मुख्यतः ये कृषि पर्व का त्योहार है। ठीक है, अच्छा, इसी के दौरान जो है वो बैलों की लड़ाई भी होती है। ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसका राइट आंसर है 52वां संशोधन।
भारतीय संविधान का 52वां संशोधन, जिसे कि 1985 में पारित किया गया था, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, इसे संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से दल बदल विरोधी कानून को और मजबूत किया गया, जिसमें सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है भाई, तो अब तक जितने प्रश्न मिल पाए थे वो सारे प्रश्न मैंने करा दिए। जो प्रश्न बच जा रहे हैं उसको अगले वीडियो में हम डाल देंगे। ठीक है, घबराइएगा नहीं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।